आज के शो में। स्टील मिल्स की ज़बूहाली, नैब तहकीकात तेज, अहम शख्सियात से पूछगछ। 3000 से जायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मामला, पंडोरा बॉक्स खुल गया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़बूहाली की दास्तान आपके सामने रखेंगे और एक अहम तरीन अपडेट नैब के साथ जो हमें इस वक्त मिली कि नैब किस तरह से आगे बढ़ रही है इस केस में। बिलखुसूस जो एम्प्लॉयज़ की रेगुलाइजेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हायर हुए थे, जिनको 2008 में मुस्तकिल किया गया था, उसके हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि नैब किस तरह इस मामले में आगे से बढ़ रहा है। जो 2010 में समरीज मूव हुई थी सिलसिले में, जिनको परमानेंट किया गया था, वो सारी तफसीलात रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि रिसेंटली स्टील मिल की निचकारी के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर समाअत की मुकदमा था, तो वहां पर वफाकी वज़रा से सवाल पूछा गया कि आखिरकार ये बताएं कि स्टील मिल के साथ करना क्या है। पाकिस्तान स्टील मिल पर रोजाना का खर्चा हो रहा है, यानी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी जाती हैं जो भी हैं। क्या सरकार का पैसा बांटने के लिए है? स्टील मिल बंद पड़ी है तो मुलाजमीन को पैसे किस बात के? ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया। और स्टील मिल के साथ कराची शिपयार्ड, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, PIA सब बंद पड़ा हुआ है, तमाशा मचा हुआ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे, आप लोग पाकिस्तान स्टील का सारा सामान बेच देंगे और फारिग होकर बैठ जाएंगे। इस पर मोहम्मद मियां सोमरो साहब, जो कि इस पर प्राइवेटाइजेशन के निचकारी के वजीर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सितंबर या अक्टूबर में बोली लगने वाली है, इसका इम्कान है। और मिल्स के असासों की मालियत तकरीबन $100 मिलियन है। पाकिस्तान स्टील मिल, असद उमर साहब ने कहा, जो वजीर प्लानिंग है, कि पाकिस्तान स्टील मिल की मिल्कियत हुकूमत के पास रहेगी, यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे इस पर रिमार्क्स दिए कि हुकूमत से स्टील मिल की निचकारी के मंसूबे का जो तहरीरी प्लान है, जो रिटन प्लान है, वो तलब किया और हुकूमत मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को निकाले। जस्टिस गुलजार अहमद साहब के, ऑनरेबल जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई काम गलत नहीं हो सकता। स्टील मिल्स इंतजामिया और अफसरान खजाने पर बोझ हैं, मिल ही बंद पड़ी है तो 439 अफसरान क्या कर रहे हैं? बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर ही मुल्क दिवालिया हुआ है। ऑनरेबल जस्टिस गुलजार अहमद साहब के ये रिमार्क्स थे। इस समाअत में जिस तरह हमने कहा जी कि एक प्लान सामने आया, एक बात आई हुकूमत की तरफ से कि इस साल के एंड तक कोई ना कोई इस वक्त हिकमत अमली सामने आ चुकी है, यानी इस वक्त ये अमली तौर पर मामला आगे बढ़ चुका होगा। जो हमारी बात भी हुई, जो मुख्तलिफ लोग हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि कुछ प्रोसीजर्स हैं, NOCs हैं, उनके अप्रूवल के बाद सितंबर अक्टूबर तक ये तमाम मामला हो जाएगा। और गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 51% स्टेक्स देकर इस दायरे को चलाया जाएगा। माइनॉरिटी जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से नैब की तहकीकात जो एम्प्लॉयज़ की रेगुलाइजेशन के हवाले से है, उस पर आने से कबल आपको पाकिस्तान स्टील मिल की कुछ तारीख बताते चलते हैं। यानी इससे कबल पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइजेशन करने की जो कोशिशें हुई वो भी, और उसके साथ साथ स्टील मिल कब कायम हुई और उसके कितने प्रॉफिट्स रहे हिस्टोरिकली, जो लॉसेज में कन्वर्ट हुए, ये सब आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल तकरीबन ऐसा कहा जाए तो मुल्क का सबसे बड़ा मरबूत लोहे और स्टील की पैदावार का प्लांट है। इसका संगे बुनियाद 30 दिसंबर 1973 में रखा गया और इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। रूस के ताउन से 1985 में 24 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत से स्टील मिल्स की तामीर की गई थी। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कॉम्प्लेक्स है टोटल वो 8070 एकड़ पर मुहित है और तकरीबन 19,000 एकड़ अराजी जो है इस वक्त इसके पास मौजूद है। जो परवेज मुशर्रफ दौर था उसमें कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल खान को स्टील मिल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था और उस दौर में यानी मुनाफे में स्टील मिल आ गई थी। और 2008 तक, बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, कि 2008 में यानी पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत से कबल तक पाकिस्तान स्टील मिल मुनाफे में रही थी। 2006 में परवेज मुशर्रफ दौर ही में स्टील मिल्स की निचकारी की गई थी और एक सऊदी ग्रुप था जिसमें, और इसके साथ एक रूस की कंपनी थी और यहाँ पर RFI सिक्योरिटीज़ की तरफ से मुश्तरका तौर पर तकरीबन 21 अरब 60 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया गया था। इसको खरीदने की इस वक्त ऑफर दी गई थी। निचकारी करते हुए जमीनी कीमत नहीं लगाई गई थी बल्कि मिल्स के 75% शेयर्स फरोख्त कर दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने जून 2006 में स्टील मिल्स की निचकारी मुअत्तल कर दी थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनने से पहले 2008 तक स्टील मिल्स सालाना 2 अरब रुपए मुनाफा कमा रही थी, ये प्रॉफिट्स में थी। और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनने से पहले 2008 तक मिल्स के बैंक अकाउंट में जो कैश की पोजीशन थी वो तकरीबन 9 बिलियन रुपीस था। इनके पास जो अवेलेबल बैलेंस था, इनके बैंक अकाउंट्स में भी पैसा था, इनके पास कैश भी था और इसके साथ साथ स्टील मिल्स प्रॉफिट में भी थी। 2 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट था। उसके बाद एक दास्तान शुरू हुई। ये दास्तान है खसारे की दास्तान।
ये दास्तान है ज़बू हाली की दास्तान। वो क्या शुरू हुआ 2009 से स्टील मिल्स के नुकसानात और कर्जे बढ़ना शुरू हो गए। खसारा नुकसान तकरीबन 26.5 अरब का नुकसान हुआ 2009 में। 2010 में जो नुकसान था वो 11.5 अरब रुपए का था। 2011 में 12 अरब 43 करोड़ रुपए का था। 2012 में नुकसान तकरीबन 22 अरब 27 करोड़ रुपए के हो गए। 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, 28 अरब 64 करोड़ रुपए के नुकसान। 2014 में खसारा नुकसान बढ़कर थोड़ा कम हुए, 25 अरब 83 करोड़ रुपए हुए। और फिर 2015 में 24 अरब 61 करोड़ रुपए तक के हमने देखा कि ये स्टील मिल्स के लॉसेस रहे। इस पूरी सूरत हाल पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एम्प्लॉयज को रेगुलराइज किया गया उस हवाले से नैब क्या तहकीकात कर रही है, ये आपके सामने कुछ पेशरफ रखते हैं। नैब की तरफ से रिसेंटली पिछले साल यानी 2020 के अख्ताम पर कॉल अप नोटिस हुए और 2021 के शुरुआत में कुछ लोगों को तलब किया गया, सवाल जवाब किए गए, पूछगछ की गई। वो कौन लोग थे उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये मामला है रेगुलराइज करने का एम्प्लॉयज़ को, जो पाकिस्तान स्टील मिल्स के इस वक्त 2010 में जो मामलात हुए थे और जब पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी उस हवाले से है। उसमें पहला जो हम सवालनामा रखते हैं आपको शाह ख्वाजा साहब के बारे में। शाह ख्वाजा साहब जो साबिक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के, उनसे सवाल पूछा गया कि पहले तो अपनी दौरान मुलाजमत जो मुतालिक तफसीलात हैं आपकी, उसकी तफसीलात बयान करें। फिर आपने 13 जून 2009 को वज़ीर-ए-आज़म को समरी अरसाल की जो तकरीबन 3267 मुलाजमीन डेली वेजेस जो थे उनको मुस्तकिल किए जाने की सूरत में सालाना 1 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ना था कौमी खजाने को, इदारे के ऊपर, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल पहले ही 20 अरब रुपए नुकसान से दो चार थी। क्या आप फाइनेंशियल मामलात से पूरी तरह आगाह थे? ये समरी भेजते वक्त आपकी जाने से वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने से मुतल्लिक समरी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन तक मंजूर भी नहीं कराई गई थी जो आपने समरी भेजी थी। और किन डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने से मुतल्लिक मराहिल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने 22 दिसंबर 2008 को मेमोरेंडम ज़ेरे बहस आया। क्या आपने उस फहरिस्त में दीगर मंदरजात पर गौर किया था? जब ये आपके सामने आया तो आपने दीगर मंदरजात पर गौर किया था? ये सवाल पूछा गया शाह ख्वाजा साहब से जो कि साबिक सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के। इसी तरह नरगिस सेठी साहबा जो कि साबिक एक्टिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भी सवालनामा भेजा गया 7 दिसंबर 2020 को और इनको भी तलब किया गया कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने 4 जनवरी 2021 को। इसमें इनसे पूछा गया कि कवायद और ज़वाबित के मुताबिक क्या सदर पाकिस्तान जो उस वक्त थे आसिफ ज़रदारी साहब, उनकी जानिब से ऐलान करदा डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मामला क्या कानून के मुताबिक ये इस पर अमल दरामद की पाबंदी है या नहीं है, ये कानून के मुताबिक था या नहीं था? क्या इस फैसले से कबल वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया गया था कि किन कवायद और ज़वाबित के तहत डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने पर मामले पर नज़रसानी के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी? बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त से क्या आप आगाह थी? और क्या बेल आउट पैकेज के मुस्तरद होने या ना होने से भी आप आगाह थी? वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने से मुतालिक जो समरी है वो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन तक से मंजूर नहीं की गई थी। मामला वापस तश्कील कमेटी को क्यों भेजा गया? और 3267 डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने की सूरत में सालाना 1 अरब रुपए जो इजाफी बोझ पड़ना था इदारे पर, क्या आप इन फाइनेंशियल मामलात से पूरी तरह आगाह थी? और वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई जो डेली वेजेस की समरी थी, इस सवालनामे में ये भी लिखा गया उसको मुस्तकिल किए जाने से मुतल्लिक समरी भेजने की जो असल वजूहात थी वो क्या थी? ये नरगिस सेठी साहिबा से सवाल पूछा गया। इसी तरह यावर ज़िया साहब जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी थे वजारत ख़जाना के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उनसे भी नैब ने कुछ सवाल का जवाब किए। ये क्वेश्चनर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उनसे पूछा गया क्या कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो 22 दिसंबर 2008 को ऐलान करदा डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मामला है, क्या कानून के मुताबिक था या नहीं था? किन कवायद और ज़वाबित के तहत किस मुताल्लिका एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से तफसील फहरिस्त फराहम करने का हिदायत इख्तियार है? ये भी पूछा गया कि 17 जून 17 जून साल 2000 में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी में आपका क्या किरदार था और तश्कील कमेटी की टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? उस कमेटी में जो थे उसके टर्म्स ऑफ टीओआस क्या थे? और बतौर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत ख़जाना बेल आउट पैकेज के बारे में आपकी क्या राय है? डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तश्कील की कमेटी मेंबर की हैसियत से आप बताएं कि वो क्या वजूहात थी कि ये फैसला किया गया था। फिर यही कुछ सवालात कुछ और ब्यूरोक्रेट से भी किए गए जो उस वक्त अहम फैसलों में या फैसला साजी के अंदर शामिल थे। नैब की तरफ से अब्दुल गफ्फार सुमरो साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के, उनसे भी पूछा गया क्या ये तमाम मामला कवायद और ज़वाबित के मुताबिक था?
ये डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने की जो फहरिस्त थी, इसकी फरामी से लेकर हिदायत जारी करने तक का जो अमल था, इसके ऐलानात थे, ये तमाम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन को किस कवायद और जवाबित के तहत ये इख्तियार हासिल था, ये सवाल पूछा गया नैब की तरफ से। पूछा गया कि तश्कील की गई जानिब से जो कमेटी थी, उसने डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मामला नजरसानी के लिए स्टील मिल्स को किस कवायद और जवाबित के तहत भेजा था, और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के मामले का स्टील मिल्स के फाइनेंशियल हालात पर पड़ने वाले असरात पर क्या आप आगाह थे? आपका मौक़िफ़ इस पर क्या है कि जो 1 बिलियन का इजाफी बोझ था वो किस तरह स्टील मिल बर्दाश्त करेगा? मजीद पूछा गया कि 2009 में, यानी 11 नवंबर 2009 में आपकी जानिब से स्टील मिल्स की माशी हालात पर पड़ने वाले जो असरात हैं बयान किए जाने के बावजूद आप डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के क्यों हामी थे? और डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का फैसला जिम्मेदारी वजारत की है, लेकिन मामला स्टील मिल्स की इंतजामिया को भेजा गया। क्या डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए बेल आउट पैकेज मांगा गया? और डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की फैसले को आप किस तरह इसका दिफा करते हैं, इस मामले को किस तरह करते हैं? ये तमाम सवालात अहम तरीन पूछे गए कुछ अहम ब्यूरोक्रेट से रेगुलाइजेशन के हवाले से। लास्टली अगर एक और मलिक आसिफ हयात साहब जो साबिक सेक्रेटरी वजारत लेबर एंड पावर है, मैन पावर है, उनसे पूछा गया और उनसे भी जो सारे सवालात थे वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने से मुतल्लिक जो 8/8/2009 को CBA और इंतजामिया के माबैन एक मुआहदा हुआ था इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2008 के मुताबिक, क्या उस पर अमल दरामद पर आपकी पाबंदी आयद होती थी या नहीं होती थी? और मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने से मुताल्लिक मुआहदे पर अमल दरामद से स्टील मिल्स की अबतर फाइनेंशियल हालात पर क्या असर पड़ता है? आप इस बारे में आगाह थे या नहीं थे? तो नाज़रीन, ये ज़बू हाली की जो पूरी दास्तान है, इसमें बहुत से अहम अवामिल कर फरमाते, सियासी फैसले थे, ब्यूरोक्रेट्स ने डिसीजंस लिए, नैब अब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, रेगुलाइजेशन एम्प्लॉइज़ की क्यों हुई, और अब हुकूमत कुछ अहम फैसले करने जा रही है, हुकूमत कुछ अहम इकदाम करने जा रही है। इस ब्रेक के बाद सारे इकदाम पर और कुछ नैब की अहम इन्वेस्टिगेशंस पर सवाल उठाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन मामले पे गुफ्तगू करने के लिए कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से जो माजी में फैसले हुए उनका कितने नुकसानात हैं, और अभी भी जो हुकूमत करने जा रही है वो क्या दुरुस्त फैसले हैं या नहीं है, इस पर अहम सवालात उठाते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जो कि साबिक डायरेक्टर नैब हैं, इस वक्त प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और मीर मोहम्मद अली खान साहब जो कि माशी तज्ज़िया इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, ही इज़ ऑल्सो विद अस। जो प्राइवेटाइजेशन का जो ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है उस पर भी उनसे बात करेंगे मीर साहब। लेकिन पहले मैं आपसे शुरुआत करते हुए, जो बज़ाहिर लगता है नज़र बज़ाहिर नैब की इन्वेस्टिगेशंस के, तो वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, पेट्रोलियम और नेशनल रिसोर्सेज की जो मिनिस्ट्री है, पोर्ट्स एंड शिपिंग भी, और फाइनेंस, इन सबको भेजा गया एक बाकायदा अनाउंसमेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये अनाउंसमेंट हुई है 27 दिसंबर 2008 को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब बरसी है उस दिन, और उसके बाद फिर ये तमाम से उनका डिटेल्स मांगी गई, उनके ओपिनियन मांगे गए, और फिर ये पूरा प्रोसीजर हुआ। 2010 में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का नैब ने केस बना दिया। जी, मीर साहब से अभी हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है। मीर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप क्या समझते हैं ये पूरा जो नैब का मामला है, ये जो पूरा केस है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और आप क्या लगता, आपको क्या आप समझते हैं आगे किस तरह बढ़ेगा ये मामला? जी, मीर मोहम्मद अली खान साहब। जी, अच्छा जी, मीर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। फारूक हमीद साहब, आपने अगर पूरा सुना है, डिटेल्स आ रही है, और जिस तरह ये पूरा समरी मूव हुई है, तमाम डिपार्टमेंट्स को भेजी गई है, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कहा गया कि आप कोऑर्डिनेट करें, और नैब अब सारे सवाल हमें भेज रही है सबको। आप नैब में रह चुके हैं, आपको लगता है ये देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन क्या ये कंक्लूजन तक पहुंचेगा केस? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, देखिए सफियान, पहली बात तो ये कि मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आपने इतना अहम मौजू है एहतसाब के हवाले से, और ख़ासकर पाकिस्तान स्टील मिल जो कि हमारा एक नेशनल एसेट है, और बड़े अफसोस होता है जब आप उसको इतनी इस हालत में देखते हैं कि तकरीबन मिल इस वक्त बंद है, लोग जो उनको गोल्डन हैंडशेक किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, लोग धरना भी दे रहे हैं, स्ट्राइक और ये तमाम चीज़ें। तो मिल इज टोटली शट डाउन 2015 अप्रैल में, जबकि 2015 अप्रैल में 65% प्रोडक्शन लेवल पे मिल जो है वो चली गई थी, जब मेजर जनरल जहीर जो थे वो अपना स्टील मिल्स के अपना हेड थे। मैं अब कहना, देखें मसला ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन एक बड़ी ज़बरदस्त है। वो कह रहे हैं कि बाकी मुल्क में जितने लोगों की प्राइवेट स्टील मिलें वो तो ज़बरदस्त चल रही हैं, लेकिन क्या पता पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, हमारा जो मिल है पाकिस्तान स्टील मिल, ये जो है ये बिल्कुल तबाह हो गया, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई।
जहां तक नैब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि नैब जो है इस वक्त तमाम स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटी जो है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जहाँ पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, वहाँ पे इलीगल अपॉइंटमेंट हुई हैं और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, एम्बेजलमेंट हुई है पब्लिक मनी की, तो वो तो आप देखें कि एक इदारे में जो है वो नैब जा रहा है और वो कार्रवाई कर रहा है। इस केस में भी मैं समझता हूँ कि ये बात तो सही है कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के एक माइंडसेट है, जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है कि जनाब वो हमेशा ये सियासी भर्तियां हो जाएंगी, ये इस किस्म के पीपल्स पार्टी के दौर में इसमें 42 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया, नून लीग के दौर में 18 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया। अब इनसे भी सवाल ये पूछा गया जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं साबिक के, आप लोग ये बताएं कि आपको जब पता था कि 3267 मुलाजमीन आप भर्ती करने जा या रेगुलाइज करने जा रहे हैं, तो उसका जो एडिशनल बर्डन है फाइनेंस पे वो तकरीबन 1 अरब रुपए का पड़ रहा है, और जब आपको पता है कि 20 अरब खसारा इस वक्त एक इदारे को हो रहा है और आप उस पर 1 अरब का और एडिशनल कॉस्ट डाल रहे हैं, तो ये किस तरह आपको फीजिबल लगा ये फैसला? तो ये नैब उनसे पूछ रही है, अब उसका वो क्या जवाब देते हैं नहीं पता, लेकिन ये क्या ये लॉजिकल बात नहीं है कि एक इदारा 20 बिलियन के लॉस में आप उसको 1 बिलियन का एडिशनल बर्डन डाल रहे हैं उसके ऊपर? नहीं, देखिए ये तो एक 1 बिलियन वाला जो एडिशनल लॉस है, ये तो एक मैं समझता हूँ पीनट्स वाली बात है। आपको तो पता वहां पे अरबों के कितने कितने डजन ऑफ बिलियन ऑफ रुपीस जो है वहां पे नुकसान हुए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए, इलीगल भर्तियां हुई, ये तमाम चीजें। देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि 2008 में जब जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ था, तो उस वक्त आपको याद हो कि अपना जनरल कयूम साहब, जो सेनेटर कयूम साहब, उन्होंने जब स्टील मिल को छोड़ा से 1 साल पहले, तो स्टील मिल तो तकरीबन 10 अरब रुपए के प्रॉफिट में था और ठीक ठाक मामला चल रहा था। फिर वो अनफॉर्चुनेट उनकी प्राइवेटाइजेशन का सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और वो भी मेरे ख्याल ठीक किया कि 24 अरब रुपए में ये पूरी स्टील मिल जो है ये औने पौने जो है ये जारी थी। और देखें जिस तरह पीआईए को, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पीआईए को भी यही हालात थे, लेकिन हमने फाइनली पीआईए को हम टर्न अराउंड करने में कामयाब हो गए, जो कि अभी बहुत मराहल से गुजर रही है फिर भी। लेकिन स्टील मिल में ऐसा हमने नहीं देखा 2015 के बाद। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के आखिर तक स्टील मिल जो है वो प्राइवेटाइज हो जाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये लेके जा रहे हैं, तो फिर काफी लोग जो है वो फिर दोबारा भर्ती हो जाएंगे, वापस इंडक्ट हो जाएंगे। नैब के हवाले से बताएं, आप नैब में रह चुके हैं, मुझे बताएं 2008 में ये सब कुछ हुआ है, 2010 में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, नैब सवाल पूछ रहा है 2020 में उन लोगों से, इस बात को भी अब 12-13 साल हो चुके हैं, तो 12-13 साल बाद अब नैब पूछ रहा है, वो भी अब पता नहीं केस किस तरफ आगे बढ़ेगा। फारूक हमीद साहब, इतना स्लो प्रोसीजर। अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है इस वक्त, स्काइप कनेक्शन इस वक्त फारूक हमीद साहब का, मीर अली खान साहब का, हम राब्ता बहाल कर आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रख रहे हैं। नाज़रीन, कॉल अप नोटिस जो बताते हैं कि ये मामला, इस पर जो नैब की तहकीकात भी हमें बताती है कि मामला 2008 में अनाउंस होता है, 2010 में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है, और नैब 2020 में ये सवालात पूछ रहा है, 2021 में तलब कर रहा है। 12-13 साल इस वक्त गुजर चुके हैं, 12-13 साल बाद एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, लेकिन क्या ये भी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? और ये क्यों इतना स्लो प्रोसीजर है पाकिस्तान में एहतसाब का, जब थिंग्स आर वेरी क्लियर, वाइट एंड ब्लैक में क्लियर है इस वक्त, केस में कोई ग्रे एरिया भी नजर नहीं आता कि कुछ हो, साफ साफ है कि फैसला गलत हुआ था। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने नैब की दस्तावेजात, नैब की इन्वेस्टिगेशंस रख रहे हैं कि नैब किस तरह इस केस में आगे बढ़ रही है। जब 1 अरब रुपए का बोझ दिया गया स्टील मिल जैसे इदारे को, जो 20 अरब रुपए के खसारे में ऑलरेडी था, और 3267 मुलाजमीन को रेगुलराइज किया गया, उस वक्त जिन लोगों ने फैसला किया, जो समरीज मूव हुई, वो सारी तफसीलात, और जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, उसके साथ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है, उन तमाम को जो उस वक्त मरासले हुए वो तमाम नैब तफसीलात इकट्ठी कर रहा है। पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर हुकूमत में, यानी साल 2008 से 2013 के दरमियान जो हुकूमत थी, मुसलसल करप्शन की कहानियां आए रोज आती रहीं, और मुस्लिम नून की हुकूमत में आते ही जो बात थी वो ये था कि इस वक्त के करप्शन तो थम गई, लेकिन इदारा ही बंद हो गया, बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया गया, और बिलाखिर मुस्लिम नून की दौर हुकूमत में स्टील मिल को ताले ही लग गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल तक स्टील मिल को इसी हालत में रखा, फिर बिलाखिर ये फैसला किया कि अब सितंबर तक इसका जो अप्रूवल हो जाएगा, पूरा प्राइवेटाइजेशन का स्टार्ट प्रोसीजर। और पीपल्स पार्टी दौर हुकूमत में 42 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया स्टील मिल को। नून लीग के दौर हुकूमत में 18 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया। जून 2015 में स्टील मिल्स को बंद करना पड़ा, और इक्तिसादी राब्ता कमेटी यानी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिश पर 9 जून 2020 को वफाकी काबीना ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करने की मंजूरी दी। और स्टील मिल से जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, ये कहा गया हमाद अजहर साहब की तरफ से कि उनको फी मुलाजिम 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। मीर अली खान साहब, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये किस तरह के फैसले हैं सर? पहले इस पर बता रोशनी डालें
कि एक इदारा बोझ पे है, ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन है, उसके ऊपर लॉसेज हैं, उधर 1 अरब का और एडिशनल लॉस क्रिएट किया गया और सारे सेक्रेटरीज भी अप्रूव दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये क्या हो रहा था मीर साहब? मेरे भाई, कभी बिलावल हाउस लॉस में नहीं जाता, कभी जाती उमरा लॉस में नहीं जाता, कभी आपने किसी मिनिस्टर को बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान में नहीं सुना होगा। ये होता इसलिए है कि ये आपका और मेरा पैसा है जो बिल्कुल ही बेदर्दी से खर्च किया जाता है। 1 बिलियन रुपीस आप रेगुलराइजेशन में खर्च कर रहे हैं, वो किसका पैसा है? वो आपका और मेरा है। 2008 तक बेहतरीन चल रही थी ये स्टील मिल। देखिए, हमारे यहाँ एक माइंडसेट है तूफान, वो माइंडसेट ये है कि हुकूमत हमारी माई बाप है और वही हुकूमत हमें नौकरियां देगी। दुनिया की कोई हुकूमत नौकरी नहीं देती है, वो नौकरियां पैदा करने का माहौल बनाती है। हमारे यहाँ हर हुकूमती इदारे को अपने जहेज की तरह यूज किया गया है, जो सियासी जहेज में, जैसे सियासत में जहेज मिलता है ना, कि उसको जिस तरीके से यूज किया गया है। प्राइवेटाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, मगर उसमें इतनी ज्यादा सियासी भर्तियां की जा चुकी है कि आप जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, वो मलिक की रोड पे आके, नेशनल हाईवे पे आके बैठ जाते हैं कि जी हम गरीब हैं, हम लुट गए हैं। भाई देखिए, मार्गरेट थैचर को एक नाम मिला था आयरन लेडी का। उसको जितनी मुखालिफत अपने दौर में प्राइवेटाइजेशन में हुई थी, वो मेरे ख्याल में किसी कॉमनवेल्थ के प्राइम मिनिस्टर को नहीं हुई थी। और वही इंग्लैंड आज 1.6 ट्रिलियन डॉलर कहते हैं कि बचा चुका है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर वो बचा चुका है इन 35-40 सालों के अंदर प्राइवेटाइजेशन के जरिए। आप पुराने जितने भी बैंक थे, एमसीबी, एचपीएल, जितने बैंक थे, ये लॉसेस में जाया करते थे। आज कोई 7 अरब रुपए टैक्स पे कर रहा है, कोई 4 अरब रुपए टैक्स पे कर रहा है। पहले एक फोन कॉल के ऊपर 70 करोड़ रुपए का लोन मिल जाया करता था प्राइम मिनिस्टर के फोन कॉल के ऊपर। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे किसी प्राइवेट बैंक को फोन करके दिखाए 70,000 रुपए का लोन नहीं मिलेगा। उस कॉर्पोरेशन को कॉर्पोरेशन की तरह चला रहे हैं, अपनी जागीर की तरह नहीं चला रहे। हमें ये रहम बेरहम वाली, रहमी और बेरहमी वाली बात ही नहीं है। ये सिंपल से आज इन्वेस्टमेंट बैंकर 32 साल के कड़वा जहर का घूंट पीकर आपको ये कहना है चाहे रोडों पे निकले लोग, मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना मैं इंपॉर्टेंट हूं, ना आप इंपॉर्टेंट है, ना कोई वोट इंपॉर्टेंट है। मुल्क, ये मुल्क को नुकसान दे रहा है ये इदारा। और ऐसे 11 बिलियन डॉलर टोटल लॉसेज हैं 184 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, और हम रोते रहते हैं। 11 बिलियन डॉलर इज नॉट अ जोक। ये अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है सारे, 1 to all सबको प्राइवेटाइज करें और माहौल बनाए रिफॉर्म्स के जरिए ऐसा कि ये चीजें सही से चल सके। और वो चल सकती है। हमारे पास बैंकों के आपके सामने। लेकिन मीर साहब ये बताएं कि ये कह देना कि ये सिर्फ सियासत थी और सियासी फैसले थे कि हमने मुलाजमीन भर्ती करने पड़े, पॉलिटिकल हमारे एम्बिशंस होते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो ये काफी होगा अगर नैब के सामने कहा जाए और नैब पूछे इनसे कि आपकी वजह से 1 अरब का लॉस बढ़ा, 20 अरब का खसारा ऑलरेडी था, तो कैन दे जस्टिफाई दिस बाय सेइंग दिस कि भाई हम क्या करते, हमें तो अपने सियासी वादे पूरे करने थे, इस वजह से हमने एक खसारे वाले इदारे को। और जी, आपका सियासी वादा नौकरियां क्रिएट करना है, नौकरियां देना नहीं है जी। और दूसरी बात, 2010 की चीज को 2021 में उठाया जा रहा है। आई एम सॉरी टू से, वाज द जुडिशरी स्लीपिंग? व्हाट वाज हैपनिंग? सर नैब उठा रही है अभी सवाल। 11 साल के बाद इस बात को उठाया जा रहा है, तो हमें हर चीज देखनी है। मेरे ख्याल में मैं जुडिशरी के साथ खड़ा होऊंगा, हर बेशऊर इंसान खड़ा होगा जिसको फाइनेंस की अलिफ बे पता है, वो खड़ा होगा कि आप एक डिसीजन लें और उन तमाम अफसरान को, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, आप उनके खिलाफ रेफरेंसेस लाएं, उनको कोर्ट में बुलाएं,
उन अफसरान को स्टील मिल के जिन्होंने लूटा है, मैं आपको नाम नहीं देना चाहता, लाल ये 60 अरब रुपए की अमाउंट है। अगर मैं फारूक हमीद साहब आपसे भी पूछूंगी कि ये अभी मीर साहब कह रहे हैं कि आप रेफरेंस बनाएं, तो 18 अरब नून लीग के दौर में बेल आउट दिया गया, 42 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के दौर में दिया गया। दिस वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन प्योरली। तो फारूक हमीद साहब, इसमें इन्होंने मुलाजमीन को जो रखा, फिर जो तमाम खर्चे किए, बेल आउट पैकेजेस दिए उनको भर्ती करके, तो ये सारा इज अ कॉग्निजेंस आपको लगता है कि नैब को लेना चाहिए? पूरे 60 अरब का, ये सिर्फ 1 अरब का नहीं, अकॉर्डिंग टू द नैब ऑर्डिनेंस ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है। फारूक हमीद साहब, तो उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राइट अप टू द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ये तमाम समरीज अप्रूव की और पता था कि अदारा इतने शदीद लॉस में है, फिर भी वो इसमें और पैसे पंप करते गए, तो जाहिर बात है देयर ऑल टू बी ब्लेम। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि आज से चंद साल पहले हमने एक बड़ा मौका जाया कर दिया जब रशियन ने कहा कि हम आपको $500 मिलियन की ग्रांट देते हैं और हम इस स्टील मिल को जो हमने खुद बनाई है, तो हम इसको ओवरहॉल करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं और इसको अपग्रेड करते हैं। लेकिन उस वक्त हमने भी बहुत कहा था कि जनाब इससे ज्यादा बेहतर ऑफर आपको क्या मिल सकती है, लेकिन भारत फिर वो ब्यूरोक्रेसी और ये तमाम लोग बीच में आगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, क्योंकि उनके इरादे कुछ और थे। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, आपने सवाल किया कि क्या नैब इसमें कामयाब हो जाएगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल नैब कामयाब होगा। उसकी वजह यह है कि देखें आप कराची में 11 साल तक नैब कहां था इस पूरे मामले पे? अभी मीर साहब ने सवाल उठाया, 2008 का फैसला है, 2021 में नैब एक्टिव हो रहा है, लोगों को बुला रहा है 2020 में या 19 में, तो इसका क्या इतना लेट क्यों करता है नैब सर? ये 20 साल इंतजार, 10 साल। मेरा ये पॉइंट सुन ले, देखें